साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 10 वृत्त इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है वृत्त की परिभाषा। क्या होता है वृत्त? वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। यानी वृत्त क्या है? वृत्त एक तल पर ऐसे बिंदुओं का समूह होता है। यानी इसको समझना, जैसे यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया है, ठीक है। तो ये वृत्त कैसे बना? तो ये छोटे छोटे बिंदु है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है। उन बिंदुओं को, है ना, जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक वृत्त मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी परिधि पर जितने भी बिंदु लिए हैं, ये वृत्त इन बिंदुओं का क्या है? एक समूह है। लेकिन मैंने यहाँ पर भी बिंदु लिए, क्या ये वृत्त है? क्या ये वृत्त नहीं है। तो वृत्त की सही परिभाषा क्या होगी कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक नियत बिंदु से, नियत मतलब एक ऐसा बिंदु होगा यहाँ पर, है ना, जो इन सभी बिंदुओं से क्या है? अचर दूरी पर है। यानी कि जब मैं इस बिंदु और इस बिंदु को, ये हमारा कैसा बिंदु हो गया? ये हमारा नियत बिंदु हो गया, ठीक है। और ये जो बिंदु है वो बिंदुओं का समूह है जिनसे वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो जब इस नियत बिंदु और इस बिंदु को मैं मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कोई अचर दूरी मिलेगी। क्या मिलेगी? एक अचर दूरी मिलेगी। और ये अचर दूरी जो है हर बार क्या होगी? समान होगी। यानी चाहे मैं ये बिंदु लूँ, इस बिंदु को मिलाऊँ, तो इसकी दूरी बराबर होगी। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाऊं तो ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होगी। तो प्रत्येक किसी भी बिंदु को मैं इस नियत बिंदु से मिलाऊंगा तो हर कंडीशन में मेरी ये जो दूरी है वो अचर दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो ये जो नियत बिंदु होता है इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो ये अचर दूरी होती है जो हर बार बराबर आ रही है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो ये वृत्त क्या है? वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो दिए गए नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है निम्न बिंदुओं को याद करें। तो देखो हमने कक्षा 6 में जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या खंड, चाप और जीवा खंड, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर भी एक बार हम इन सबको वापस पढ़ लेते हैं, वापस इनको याद कर लेते हैं। तो देखो आपने ये तो सीख लिया त्रिज्या क्या होती है, ये हमारा वृत्त हो गया। ये जो नियत बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जब केंद्र और इस बिंदु को हम मिलाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जीवा और व्यास क्या होती है? तो देखो इस वृत्त के अंदर मान लो मैंने यहाँ पर, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस वृत्त के अंदर दो बिंदु लिए। जैसे यहाँ वृत्त पर ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये जो यहाँ पर मैंने रचना करी है इसको मैं क्या कहूँगा? जीवा कहूँगा। क्या कहूँगा? जीवा कहूँगा। यानी जीवा क्या होती है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें रेखाखंड मिलता है उसे हम जीवा कहते हैं। तो इस वृत्त के अंदर मैं बहुत सारी जीवाएं बना सकता हूँ, अनंत जीवाएं इसके अंदर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी बहुत सारी क्या बन गई? जीवा बन गई। इसमें से कुछ छोटी जीवाएं होगी, कुछ बड़ी जीवाएं होगी, तो इनको हम लघु जीवा या दीर्घ जीवा भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक जीवा ऐसी होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, है ना। तो ये जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास और जीवा में क्या अंतर है? व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है जबकि जीवा वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। दूसरी चीज, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है ना। यानी जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है वो अन्य जीवाओं से सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर आपको पता चल गया। फिर इसके बाद में देखो वृत्तखंड क्या होता है। तो देखो जब हम एक वृत्त लेते हैं और उसके अंदर एक जीवा खींचते हैं तो वृत्त और जीवा का ये जो भाग होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है, उसी को हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। फिर अगली परिभाषा है त्रिज्या खंड। तो देखो यहाँ पर अगर इस वृत्त के अंदर ये हमारा केंद्र हो गया और यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया और इसको मिलाया तो ये हमारी एक त्रिज्या बन गई। फिर एक बिंदु यहाँ लिया, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाया तो फिर एक त्रिज्या बन गई। तो इन त्रिज्याओं के अंदर
ये जो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल ले रहा हूँ तो इसको हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हमारा त्रिज्या खंड हो जाएगा, यानी त्रिज्याओं से निर्मित क्षेत्रफल का टुकड़ा। समझ गए। वृत्तखंड में क्या होता है, वृत्त की परिधि और जीवा, इसके मध्य का जो भाग होता है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्या खंड क्या होता है, दो त्रिज्या और उसके मध्य का जो भाग होता है उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। अब आता है चाप। चाप क्या होता है, तो देखो मान लो अगर मैंने ये बिंदु ए लिया और ये बिंदु बी लिया, ठीक है। तो इसमें जो ये वृत्त की परिधि का हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसकी जो लंबाई है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम चाप कहेंगे। तो चाप ये हमारी कैसी होगी, छोटी चाप होगी। फिर ए से बड़ी ये पूरी अगर मैं चाप लेता हूँ तो ये बड़ी चाप हो गई। तो इसको हम दीर्घ चाप या लघु चाप भी कह सकते हैं। छोटी चाप को लघु चाप कहेंगे, बड़ी चाप को दीर्घ चाप कहेंगे, है ना। फिर अगला पॉइंट है जीवाखंड। ये जीवाखंड और वृत्तखंड दोनों एक ही है ना, तो इसको हटा देना। जीवाखंड यानी जीवा से बनने वाला खंड, तो जीवाखंड और वृत्तखंड दोनों एक ही है, इसको हटा देना। फिर अगला पॉइंट है वृत्त तथा एक रेखा से निम्न 3 स्थितियां बन सकती है। अब अगर मैं एक वृत्त लूं और एक रेखा लूं तो कौन कौन सी स्थितियां संभव हो सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इस वृत्त के पास में मैंने यहाँ पर एक रेखा ली, ठीक है। ये रेखा इस वृत्त से कुछ दूरी पर है, यानी ये वृत्त जो है इस रेखा को नहीं काट रहा है, कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। फिर है छेदक रेखा। अब मैंने एक रेखा ऐसी ली जो इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। जैसे मैंने इस वृत्त पर एक रेखा ले ली, तो ये रेखा जो है इस वृत्त को एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटती है तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। फिर तीसरी स्थिति क्या बन सकती है, स्पर्श रेखा की स्थिति बन सकती है। मान लो इस वृत्त पर मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है, और इस पॉइंट से एक रेखा गुजरती है। ये इस प्रकार से क्या कर रही है, एक रेखा गुजर रही है। तो ये जो रेखा है इस वृत्त को, इस वृत्त की परिधि को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है ना। इसलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती है। जब कोई रेखा वृत्त को छूती नहीं है, उससे कुछ दूरी पर होती है, तो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, जैसे यहाँ पर ये रेखा है इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। और तीसरी रेखा जो वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरती है या किसी बिंदु को काटते हुए गुजरती है, ये इस बिंदु को क्या कर रही है, काट रही है, तो किसी बिंदु को काटते हुए गुजरती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट शायद मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करो। आपकी एक बात मैंने देखी है, आप मेरी वीडियो पसंद करते हो, दूसरों की वीडियो नहीं देखते, मेरी ही वीडियो देखते हो, लेकिन आपकी एक कमी है। कमी क्या है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है कम से कम उसका धन्यवाद करते हुए आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने वीडियो लाइक कर दिया है, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दो, सर जी मैंने वीडियो लाइक कर दी है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये मैंने अभी बताया था, तो इसकी परिभाषा क्या है, देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी मैंने बताया यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु जो है इस रेखा द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। फिर देखो अगला पॉइंट है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यहाँ पर एक बिंदु की बात हो रही है और एक स्पर्श रेखा की बात हो रही है, यानी मैं इस वृत्त पर चाहूँ तो बहुत सारी स्पर्श रेखा बना सकता हूँ, लेकिन एक बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। जैसे मैंने ये बिंदु लिया तो इसको प्रतिच्छेद करती हुई एक स्पर्श रेखा बनेगी। मान लो यहाँ पर बिंदु लिया तो इसको
प्रतिच्छेद करती हुई एक स्पर्श रेखा बनेगी। यहाँ पर बिंदु लिया तो इसको यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। मैंने ये एक बिंदु लिया तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो ऐसी मैं अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकता हूँ, लेकिन एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा ही बनाई जा सकती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। अगला पॉइंट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। अब इसको समझना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, एक छेदक रेखा ली। मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, एक छेदक रेखा हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस छेदक रेखा को ऊपर और नीचे करा, यानी जैसे मैं इस छेदक रेखा को जितना इधर उधर कर सकता हूँ वो सारी स्थितियाँ मैंने बनाई। जैसे आपके घर में एक चूड़ी है, आप चूड़ी ले लो और रेखा के लिए आप किसी प्रकार का जो है लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो रेखा के लिए। अब आप उसके द्वारा विभिन्न स्थितियां बनाने की कोशिश करो, है ना। तो अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये छेदक रेखा मैं सीधी इसको ऐसे सीधा कर दूं, है ना। इस छेदक रेखा को अगर मैं सीधा कर दूंगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगी, ये इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये छेदक रेखा क्या बन गई, अब स्पर्श रेखा बन गई। तो ये जो इसकी स्थिति है वो कैसी स्थिति है, एक विशिष्ट स्थिति है, ठीक है। उस विशिष्ट स्थिति में ये छेदक रेखा क्या बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाते। तो यहाँ देखो ये संगत जीवा जो है, यानी कि देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। जब ये दोनों जीवाओं के जो ये बिंदु है, दोनों सिरे जो हैं, जब ये दोनों सिरे एक ही हो जाएंगे, ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा प्रमेय 10.1। तो देखो क्या कह रहा है प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि अगर किसी वृत्त पर मैं कोई बिंदु ले रहा हूँ, मान लीजिए ये बिंदु मैंने ले लिया P, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो बिंदु होता है और केंद्र से मैं ये जो इस बिंदु को मिला रहा हूँ, तो क्योंकि ये हमारी वृत्त के ऊपर ये बिंदु है, तो वृत्त के ऊपर ये बिंदु है और इस केंद्र के बिंदु को मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो प्रमेय कह रही है कि ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है केंद्र O वाला वृत्त तथा XY एक स्पर्श रेखा। यानी यहाँ पर मेरा इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई है जिसका नाम क्या है, XY। ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। तो एक वृत्त हो गया जिसकी स्पर्श रेखा क्या है, XY है। सिद्ध करना OP लंब है XY पर, ये लंब का निशान है, मतलब 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो ये OP है वो इस स्पर्श रेखा XY पर क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करना, बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर लिया है तथा OQ को मिलाया है। यानी यहाँ पर इस स्पर्श रेखा पर हमने एक बिंदु Q लिया और इस O और Q को हमने मिलाया। अब इसको समझना। जैसे मान लीजिए ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई और इस स्पर्श रेखा पर मैंने ये बिंदु ले लिया Q, ठीक है, और ये बिंदु हमारा O है। जब मैं O को Q से मिलाऊंगा तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये जो रेखाखंड है वो इससे क्या है, बड़ा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ये भुजा OP है वो छोटी होगी OQ से। साफ दिख रहा है इसमें, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ R, ठीक है, और इसको मैं O से मिलाता हूँ, इस केस में भी आप देखते हो कि ये जो OP भुजा है वो इस OR से छोटी है। यानी हर कंडीशन में जो है ये OP भुजा OR से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। मान लो यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया S। अब अगर मैं O और S को मिलाता हूँ तो इस केस में भी OP छोटी है और OS हमारी क्या है, बड़ी है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP है इस रेखा XY पर क्या है, लंब है। अब ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ये लंब है। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। अब कक्षा 6 में क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है, किसी बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब खींचने पर वह लंब सबसे छोटी दूरी होती है अन्य सभी दूरियों से। यानी कि यहाँ पर मैंने अगर एक बाह्य बिंदु लिया, जैसे मान लो यहाँ पर ये रेखा हो गई हमारी, और यहाँ पर मैंने एक बाहरी बिंदु लिया। अब इस बाहरी बिंदु से हमें सबसे छोटी रेखा खींचनी है, तो सबसे छोटी रेखा तो इसकी सीध में ही होगी, और ये हमेशा कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। हमने कक्षा 6 में रचना भी की है ना। कैसे किया, इस रेखा का हमने समद्विभाजन किया, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर इधर से हम प्रकार ऊपर नीचे चाप काटेंगे, इनको मिलाएंगे, तो ये इस रेखा की सबसे छोटी, इस बिंदु से सबसे छोटी लाइन होगी और ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये चीज़ हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, है ना। इस कारण से ये OP जो रेखाखंड होगा वो इस XY पर क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ गया। अब देखो प्रमेय 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है ना। यानी कि हमें एक वृत्त दिया है, मान लो इस वृत्त का केंद्र हम O मान लेते हैं। इस वृत्त से बाहर की ओर हमें एक बिंदु दिया है, इस बिंदु से मैं अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। तो चलो मैं यहाँ स्पर्श रेखा बना लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई पहली स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये हो गई हमारी दूसरी स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये जो स्पर्श रेखा है ये कहाँ पर कट कर रहा है, वृत्त को इस बिंदु पर कट कर रहा है, फिर ये स्पर्श रेखा इसको इस बिंदु पर कट कर रही है, तो ये हमारे स्पर्श बिंदु हो गए। तो इसको मैं Q नाम दे देता हूँ, इसको मैं R नाम दे देता हूँ, और ये बिंदु हमारा क्या हो गया, P हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर प्रमेय कह रही है कि यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा P से Q की दूरी है वो P से R की दूरी के क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों दूरियां बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा AP है वो OQ के बराबर है, यहाँ OQ है ना, OP OQ के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिज्या खींचेंगे, फिर इधर भी हम एक त्रिज्या खींचेंगे, और यहाँ पर O को P से मिलाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 त्रिभुज मिलेंगे। तो पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा PQO, है ना, PQ और O, और दूसरा हमारा त्रिभुज हो जाएगा PRO, त्रिभुज PRO। अब अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर लेते हैं तो इसकी किसी भी भुजा को हम बराबर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा त्रिभुज PQO है, PQO इसमें भुजा OP है, फिर दूसरे त्रिभुज PRO इसमें भी भुजा क्या है, PO है। ये दो PO जो है वो दोनों त्रिभुज के अंदर है, इसलिए ये भुजा हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई, और कॉमन भुजा हमेशा बराबर होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि OP भुजा OP के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी बराबर हो गई। दूसरी चीज़ देखो, ये हमारी OQ और OR ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो हम OQ को OR के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, त्रिज्याएँ हमेशा बराबर होती है। फिर तीसरी चीज़ देखो, हमने प्रमेय 10.1 पढ़ी थी, उसमें यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो हमने एक नियम पढ़ा था RHS का नियम 9th क्लास में। तो ये देखो, R मतलब रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री का कोण, H मतलब कर्ण, H मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया, और S मतलब कोई भी एक भुजा। तो जब दो त्रिभुजों में एक 90 डिग्री का कोण मिल जाए, कर्ण मिल जाए, और कोई भी भुजा आपस में बराबर आ जाए, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इस कोण को मैं 1 ले लेता हूँ, इस कोण को 2 ले लेता हूँ, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है ना। तो हम RHS नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज PQO जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज PRO के,
और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इन दोनों त्रिभुजों की कोई भी संगत भुजा मैं बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पी क्यू भुजा है ना, मैं बराबर कर सकता हूँ पी आर के, पी क्यू को पी आर के बराबर कर सकता हूँ। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इसका कारण क्या हो जाएगा बराबर होने का, सीपीसीटी हो जाएगा। अब सीपीसीटी का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। ये सीपीसीटी का मतलब हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रमेय 10.2 करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अंतिम पॉइंट है, वृत्त तथा किसी दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या पता लगाना। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या स्थिति बन सकती है, एक वृत्त और एक दिया गया बिंदु। तो स्थिति 1 है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यानी कि अगर इस वृत्त के अंदर यहाँ पर मैं अगर कोई एक बिंदु ले लूँ अंदर की तरफ, तो क्या मैं इससे स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता, बिल्कुल नहीं खींच सकता, क्योंकि इससे गुजरने वाली जो रेखा होगी वो हमारी छेदक रेखा होगी। ठीक है। दूसरी चीज है, दूसरी स्थिति है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। यानी कि अगर मैं वृत्त पर यानी यहाँ पर एक बिंदु ले लूँ तो इस बिंदु से मैं केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकता हूँ। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है स्थिति 3, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी मान लो ये मेरा वृत्त हो गया, अब मैं बाहर की तरफ एक बिंदु ले रहा हूँ, तो बाहर से मैं अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? 2 स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। तो ये हमारी पहली स्पर्श रेखा हो जाएगी और ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर के जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे समाप्त हुए। और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।